हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। लूसेंट की जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें अभी हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसमें हम आज वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत मैंने पहले डिस्कस किया था कि नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐड किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं, फटाफट से देख लेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी, बाकी आप सब खुद से देखते जाना। उसके बाद आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने ये अमेंड कर दिया था कि अभी जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें भी कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए अंडर आर्टिकल 368 एंड अंडर आर्टिकल 13। और इसमें यह भी ऑब्लिगेटरी कर दिया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अगर पार्लियामेंट पास करती है एंड प्रेसिडेंट के पास उसके बाद असेंट के लिए जाता है वो बिल, तो उसके लिए वो कंपल्सरी है। मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं भेज सकता, प्रेसिडेंट को वो असेंट देनी ही पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ रेटिफाई कर सकता है, ना ही तो वो रिजेक्ट कर सकता है और ना ही वो रिटर्न कर सकता है उस बिल को। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में ना जो राइट टू प्राइवेसी था जो हमने डिस्कस किया था पहले, 31st आर्टिकल था, वो आर्टिकल को खत्म करने के बाद उसको हमारा बना दिया लीगल राइट। वो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एक लीगल राइट बन गया। इसके अंदर कुछ और चेंजेस किए गए कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो नहीं है, लेकिन इसके चलते अगर गवर्नमेंट कल को कुछ पास कर देती है, क्लॉज पास कर देती है कि भाई अथॉरिटी ऑफ लॉ, आपके पास मान लो कि 100 एकड़ जमीन है और गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आपके पास अभी हमको सबको सीलिंग कर देना है, सबका इक्वल कर देना है, इतना नहीं रखना, तो मान लो आपको 75 रखना है आपके पास और 25 आपसे गवर्नमेंट ले लेती है। ये रूल कोई आ जाता है मान लो, तो इसके तहत आप बोलो कि हमारा आर्टिकल जो 39 है डीपीएसपी है वो वायलेट हो रहा है, उसका क्लॉज बी जो है, क्लॉज सी जो है राइट टू इक्वालिटी, या फिर हमारा ब्रीच हो रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है वो ब्रीच हो रहा है। तो आप अगर मान लो ये फंडामेंटल राइट्स आपके इसके अंडर ब्रीच हो रहे हैं इसके बाद, तो आप उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। समझ आई बात? कि इसमें ना ये जो हम बोलते हैं ना कि हमारा नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये लगभग मैं एवरी लेक्चर में अपने बता रही हूँ। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें एक तो ये था कि इसमें ना प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था जिसके अंडर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया इन पार्ट 4A। डीपीएसपीज को, फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर रखा गया। इसमें ये भी एक अमेंडमेंट की गई। बाकी सब और दे रखा है जो आप इसको पढ़ लेना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था इससे पहले हमारा 31 आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट था, अब इसको ले लिया गया और फंडामेंटल राइट की लिस्ट से अब इसको लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। अब भी हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसको आर्टिकल 300A के अंडर एक ऑर्डिनरी लीगल राइट प्लेस कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट। इसके तहत 10th शेड्यूल को ऐड किया गया जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है 52nd के रिलेटेड। एक तो ये अपने आप में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट के अंडर ऐड हुआ, क्योंकि ये यूपीएससी ने 2 बार पूछ दिया इससे पहले। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये 85 ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि 10th शेड्यूल ऐड हुआ, और 10th शेड्यूल कौन सा है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 59th कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, एक चीज और मेरे ध्यान में से रहेगी
कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इसमें ज्यादातर जो प्रोविजंस हैं, इससे अलावा जो ज्यादातर प्रोविजन है ना, वो इमरजेंसी के रिलेटेड हैं। आप देखोगे बार बार जब भी आएगा कि इसमें हमने नेशनल इमरजेंसी में ये कर दिया, इसमें यहाँ से इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के दूसरा डाल दिया हमने, आर्म्ड रेबेलियन को भी मतलब कि लगा दिया था, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया और आर्म्ड रेबेलियन उसकी जगह पे आया था। फिर ऐसे ही आप आगे भी देखोगे कि इसमें ज्यादातर चीजें ना इमरजेंसी के रिलेटेड हैं। तो अगर मान लो इमरजेंसी के रिलेटेड कुछ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए, क्वेश्चन में कुछ उसके साथ में इमरजेंसी का कुछ हो और साथ में और भी ऑप्शंस हो, तो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो आप इमरजेंसी टिक कर दोगे तो सही होने के चांसेस काफी हाई रहेंगे उसमें से, क्योंकि ज्यादातर चीजें 44th में हुई थी इमरजेंसी के रिलेटेड। उसके बाद में आता है आर्टिकल 59 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 59 के अंडर में पहले ऐसे होता था कि जब प्रेसिडेंट रूल लग गया, प्रेसिडेंट रूल के अंडर ना कोई एज सच लिमिटेशन नहीं थी कि कितने साल के लिए प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट में लगेगा, वो अनलिमिटेड था, कितने भी टाइम के लिए लग सकता है। तो इसका ना बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। जैसे पंजाब में हम देखते हैं, पंजाब में क्या हुआ, इमरजेंसी लगी और उसका मिसयूज हो रहा था। इलेक्शन आ रहे हैं लेकिन आप उसको देखो, सोचने वाली बात है, मान लो कोई गवर्नमेंट है पंजाब में, उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो आप क्या कर रहे हो कि बार बार अपने इलेक्शन आ रहे हैं, आपको लग रहा है आप हार जाओगे, तो आप उसकी वजह से इमरजेंसी लगा रहे हो बार बार, फिर आगे उसको टाल रहे हो, इलेक्शन को फिर से आगे टाल रहे हो, फिर थोड़े टाइम को खुद आ रहे हो। तो ये चीज को अमेंडमेंट करते हुए 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में ये कर दिया गया अंडर आर्टिकल 356, जो कि प्रेसिडेंट रूल को बोलता है, या फिर हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, कि स्टेट इमरजेंसी सिर्फ 3 साल के लिए ही लग सकती है। इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, 3 साल के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। या तो हमारा इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि इस टाइम पे इलेक्शन हो नहीं सकते किसी रीजन से, या फिर किसी और एरिया में इलेक्शंस हो रहे हैं इस टाइम पे, तो डेट्स अवेलेबल नहीं है, या तो ये रीजन हो जाए, या फिर एक ये है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो उस टाइम पे। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो फिर ऑब्वियस है कि स्टेट में वो इलेक्शन आप कंडक्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, वो पूरे इंडिया में हो गई है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, उसी एक्सेप्शन में इसको 3 साल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्या पढ़ रहे हैं कि 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये 3 साल वाला ऐड कर दिया गया अनलिमिटेड को हटा के। उसके बाद नेक्स्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसके अंडर क्या हुआ था कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो हम जैसे 18 साल के ऊपर अगर कोई भी है तो उसको वोट देने का अधिकार है, इससे पहले ये 21 था, इसकी जो एज है इसको रिड्यूस करके 18 इयर्स कर दिया गया था इन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। उसके बाद में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंडर जो दिल्ली है ऐसे बोल सकते हैं, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और साथ में ये भी बोला गया कि ये अपने आप में इसका एक इंडिपेंडेंट स्टेट लेजिस्लेचर होगा, और उसके साथ में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ऑब्वियसली लेजिस्लेशन होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। ये हर यूनियन टेरिटरी के नहीं होते हैं, तो इसीलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये यूपीएससी में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन काफी साल पहले हुआ था ये। 1992 में वेरी सॉरी, उसमें पंचायती राज को ऐड किया गया था, और पार्ट 9th शेड्यूल में किया गया था, और 9th पार्ट में किया गया था, 11th शेड्यूल में किया गया था। एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को, इसमें पंचायती राज अंडर शेड्यूल 11 ऐड किया गया, एंड ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 9th है। इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में म्यूनिसिपैलिटीज को अमेंड करके ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया था, इसको पार्ट 9A में किया गया था, और इसका जो शेड्यूल था वो 12th शेड्यूल था। ऊपर वाले का 11th शेड्यूल था पंचायती राज का, इसका 12th शेड्यूल था। उसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था बाय एडिंग आर्टिकल 21A। और इसी में मैंने पहले भी ये डिटेल में बताया था कि इसी में इसके साथ साथ में फंडामेंटल राइट्स में तो हुआ ही था अमेंडमेंट, उसके साथ साथ में डीपीएसपी में भी अमेंडमेंट हुआ था,
साथ में फंडामेंटल ड्यूटी में भी हुआ था। वो क्या था कि डीपीएसपी में फिर ये कर दिया गया, पहले ये डीपीएसपी था, उसको ले आए फंडामेंटल राइट में, एंड डीपीएसपी में ये कर दिया गया अंडर आर्टिकल 45 इसको इंसर्ट करके कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, 6 से 14 साल से बच्चे तो स्कूल में आ जाए, लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है बच्चों को, चिल्ड्रन को, वो दिया जाए सभी बच्चों को टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते। और फंडामेंटल ड्यूटी में एक 11th ड्यूटी ऐड की गई। जब हमने कल फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था। पार्ट 4 में 4A में ये सिर्फ 4 लिखा हुआ है, नहीं ये 4 नहीं है, 4 तो डीपीएसपी का है, 4A है यहाँ पे। उसके बाद में आर्टिकल 51A है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये ऐड किया गया था कि बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए, ये पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर कि वो बच्चों को स्कूल भेजें और उनको उनकी एजुकेशन प्राप्त करने दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे हम अभी पढ़ते हैं कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी हम ये देखते हैं ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं किसी भी स्टेट में या फिर सेंटर में, पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम या फिर सीएम, वो 15% जो टोटल कोरम है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 15% रहेंगी। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। और इसके साथ में ये भी एक था कि जो स्टेट ऑफ सिक्किम है, मिजोरम है एंड गोवा है, क्योंकि इनका जो कोरम है उन वही बहुत छोटा है साइज में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑब्वियस है, उसी बेसिस पे वो हो गया। तो इसके स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस चीफ मिनिस्टर होंगे, उसका जो स्ट्रेंथ है वो 12 से कम नहीं होगा, वो 12 से कम नहीं होगा। और उधर 15% है, ये सिर्फ 12 है, वो 15% है। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या था, जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल हमारा लैंग्वेजेस को इसमें हमने रखी हुई है, सारी लैंग्वेजेस देखता है। जो भी अमेंडमेंट करके हम न्यू लैंग्वेज डालते हैं वो लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आती है। तो 4 लैंग्वेजेस इसमें डाली गई, बस ये लैंग्वेज के रिलेटेड है, ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप देख लेना ये तो। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये यूपीएससी ने पूछ दिया है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर आई थिंक 2018 के पेपर में ये आया था, ये आप चेक कर सकते हो। डायरेक्टली ऐसे ही स्टेटमेंट आई थी, कुछ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके आया था, उसके बाद में कुछ लाइन दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड ही, कुछ ऐसे था। वो स्टेटमेंट सही था, लेकिन ज्यादातर बच्चों को बहुत नॉर्मल कॉमन सी स्टेटमेंट थी। ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं था कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसके साथ लिंक्ड है, इसमें कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के साथ में है या फिर और कौन सी चीजें हैं, जब मान लो लैंग्वेज भी हो सकती है कोई भी, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा सभी को। इसमें क्या था कि पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया, इसको एक्ट बना दिया कि पार्लियामेंट में बोला कि अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंट होना चाहिए। ये अमेंडमेंट तो बन गई, लेकिन इसको उसके बाद जब ये जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नल एंड वॉइड मतलब कि ये एज पर द रूल्स नहीं है, ये एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सही नहीं है, इसका मतलब वायलेशन हो रहा है अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस कर दिया था कि ये नहीं माना जाएगा। उसके बाद में 100th अमेंडमेंट काफी पॉपुलर थी जब हुई थी, ये आई थिंक 2015 में ही हुई थी। ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश की हमारी जो बाउंड्री अभी स्मूथ दिखती है, एक्चुअली वो ऐसी स्मूथ थी नहीं। तो बाउंड्री के बहुत सारे अंदर, जैसे ये बांग्लादेश है इस साइड और ये इंडिया है, तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे रीजन्स थे, ऐसी कॉलोनीज बोल सकते हैं, विलेजेस बोल सकते हैं, जो कहने को तो मतलब आते तो इंडिया के अंडर हैं, लेकिन ये यहाँ पे ना हैं बाउंड्री के अंदर जो हैं वो है बांग्लादेश की। इसी तरीके से इंडिया में भी ऐसा ही था, इंडिया में भी ऐसे छोटे छोटे ऐसे विलेजेस जैसी चीजें थी कि जिनके पास सिटीजनशिप तो अभी बांग्लादेश का है, कहने को बांग्लादेश का है, लेकिन आते हैं इंडिया में। तो ये लोगों को ना बड़ी डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि ये अपने इस एरिया से बाहर नहीं आ सकते। अगर बाहर आ गए तो ऑब्वियसली इन्होंने फिर वो अपनी टेरिटरी को में रहने की वो चीजों को ब्रीच कर दिया, और इनको पुलिस गोली भी मार सकती है कि अब हो तो बांग्लादेशी और इंडिया में घूम रहे हो।
तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। बच्चे बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, लोग बाहर ऐसे खुलेआम ट्रेवलिंग के लिए नहीं जा सकते, क्या पता कब आप दूसरी बाउंड्री में घुस जाओ। तो इंडिया ने क्या किया था कि जितने भी इस साइड वाले हैं, बांग्लादेश वाली साइड हैं, वो आप बांग्लादेश में ही रख लो, वो आप ही के हो गया आज के बाद, और जो इंडिया वाले हैं ये हमारे हो गए, इनको हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, क्योंकि इन्हीं में फर्क नहीं पड़ रहा ना, आप सालों से वहीं पे रह रहे हो। तो ये हमने एक एग्रीमेंट किया था, इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। वैसे बाउंड्री में ऐसा चेंज नहीं हुआ था। उसके बाद में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएसटी को हमने एक लीगली प्रोविजंस देके लीगली अमेंडमेंट करके एक कॉन्स्टिट्यूशन वो बना दिया, ठीक है। अब जीएसटी इसमें आता है। यहाँ तक हमारी खत्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है प्रेसिडेंट। तो अभी हम प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मतलब जितनी भी चीजें प्राइम मिनिस्टर कर रहा है ना, तो प्राइम मिनिस्टर जिसके नाम से कर रहा है वो है प्रेसिडेंट। मतलब जितनी भी एग्जीक्यूशन में चीजें हो रही हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कंट्री में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से हो रही हैं, भले वो पीएम कर रहा है, भले कोई भी कर रहा है, ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होती हैं। और प्रेसिडेंट किसी भी चीज के लिए कभी भी बोल सकता है कि आपने ये चीज की है, या आपने ये चेंजेस लाए हो, ये न्यू रूल्स आए हैं, या न्यू आपने कोई डिफेंस डील की है, कोई एग्रीमेंट्स किए हैं, तो न्यू एजुकेशन कोई पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट कभी भी बोल सकता है कि भाई मेरे पास लेके आओ, मुझे देखना है। तो ये मना नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। लेकिन साथ में ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो नॉमिनल हेड माना जाता है। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और रियल हेड कौन है? रियल हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है। रियल हेड हम पीएम को बोलते हैं, ये नॉमिनल हेड है। मतलब इसके नाम पे चीजें की जाती हैं, लेकिन एक्चुअली करने वाला ये नहीं है। करने वाला कौन है? पीएम है। असली पावर पीएम के हाथ में ही है। और आगे है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें क्या होता है कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, इस तरीके से उसको वोट डाली जाती है। ये एक प्रोसीजर है, ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू इनको वोट डाली जाती है। ये भी ध्यान में रखना, सीक्रेट बैलेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे दिया नहीं, मेंशन नहीं किया हुआ है। और इसमें कौन कौन लोग इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज बोल सकते हैं तैयार होता है, उसमें होता है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट and elected members of the legislative assemblies of the states and elected members of the legislative assemblies of the union territory of Delhi and Pondicherry, जिसको हम अभी पुडुचेरी बोलते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली चीजें पता क्या है? यहाँ पे इलेक्टेड है सब जगह, इलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे तो देखा जाए तो पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इलेक्टेड ही क्यों दिया हुआ? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, बाकी मेंबर्स जो हैं, जो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो लोगों के द्वारा चूज करके बाई इलेक्शंस आते हैं ना, इलेक्ट होके हमारे द्वारा आते हैं, आम जनता के द्वारा, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो अभी जैसे सचिन तेंदुलकर को बोल लो, या रेखा जी को बोल लो, उनको नॉमिनेट किए हुए हैं वो लोग कि उनकी अलग से उन्होंने वो गेम में बहुत अच्छा है, या फिर उन्होंने एक आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रेखा जी ने, उनका एक अच्छा करियर है, तो इस बेसिस के उनको राज्यसभा मेंबर तो बना दिया, लेकिन वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। तो इसीलिए क्या वो वोट डाल सकते हैं इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं, वो नहीं वोट डाल सकते। तो ये ध्यान में रखनी है। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये इसीलिए है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी के पास हैं। अभी कश्मीर के पास भी हो गई है, लेकिन वो अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है, उसके लिए अलग से बाद में कभी होगा तो फिर देख लेंगे। उसके बाद में ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट वैल्यू है। ये स्टेट एग्जाम्स के लिए वैसे जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने ये 2 बार पूछ दिया है, एग्जैक्टली 2 बार पूछ दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमएलए का जो वैल्यू ऑफ वोट होता है वो कितना होता है। वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट।
उस स्टेट से कितने मेंबर इलेक्ट होके आ रहे हैं, मतलब कि उस स्टेट के टोटल एमएलए, ऐसा भी इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एमएलए अपॉन टोटल पॉपुलेशन, और ये आता है डिवाइड बाय मतलब 1/1000। ये 1000 को सिर्फ क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत जीरोस में रहता है, सो दैट हम इसको इसकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम ये 00 जब भी होगा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 10 लाख हो गया, तो 10 लाख भी वैसे मैं कम ही ले रही हूँ, तो ऐसा होगा तो वो 00 को हम ऐसे काट सकें इसमें, तो इसलिए ये इजी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमपी का जो वैल्यू ऑफ वोट है वो क्या है। एमपी का वैल्यू ऑफ वोट होता है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब कि पूरे देश के सारे टोटल एमएलए जितने भी हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ये मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया, बाकी आप पढ़ लेना। इसमें से जो निकल के आता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन सिंगल एमपी। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट यही इंपॉर्टेंट, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ, ये स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन इनडायरेक्ट ही क्यों होते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम करवाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, और वैसे भी हमारे जो रियल हेड हैं वो हमारी पार्लियामेंट ही है, मिनिस्ट्रीज ही हैं, जो हम चूज करके मिनिस्टर्स को भेजते हैं, मेंबर्स को भेजते हैं, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता कि हम प्रेसिडेंट जो नॉमिनल हेड है उसको भी इस तरीके से इलेक्ट करके भेजें। तो ये रीजन दिए जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से इतना नहीं है। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये देख लें फटाफट से। पहला वो सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 35 होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि वो लोकसभा, यहाँ पे तो लिखा है हाउस ऑफ द पीपल के लिए, मतलब कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन वो लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए लोकसभा का मेंबर के लिए। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि ये पहली बात तो सही नहीं है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि सही है तो उसको लगेगा कि फिर राज्यसभा भी होगा, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंफ्यूजन, छोटी छोटी कंफ्यूजन पेपर में बैठे, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर अलग ही होता है, वो जो 2-2.5 घंटे होता है, तो इसीलिए ऐसा भी मिस्टेक्स होते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद वो किसी और पोजीशन को जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आती हो, ऐसी पोजीशन को होल्ड नहीं करता होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट के अंडर ऐसा एज प्रेजेंट वो काम नहीं करता होना चाहिए, मतलब ऑफिस ऑफ प्रेजेंट वो कुछ नहीं करता होना चाहिए एट प्रेजेंट, उसी बंदे को बनाया जाएगा। मान लो कि कोई अभी नेक्स्ट लाइन में दिया है, मान लो कि कोई वाइस प्रेसिडेंट जो है, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई एमएलए है, या कोई गवर्नर है, लेट्स से, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो बन सकता है, लेकिन इनको अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बन सकता, कोई भी बन सकता है, तो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि भाई आप तो एमपी रह चुके हो या एमएलए रह चुके हो तो आप नहीं बन सकते। तो इस तरीके जो अभी प्रेजेंट हमारी जो लेडी हैं मुर्मू जी, जो बोलते हैं कि ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, संथाल ट्राइबल्स को, जो अभी नेक्स्ट बनाने वाली हैं, नॉमिनेट किया है बीजेपी ने उनका नाम, वो भी इससे पहले गवर्नर रह चुकी हैं, तो अभी वो प्रेसिडेंट भी बन रही है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा कुछ इशू है नहीं। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 ईयर है, 5 साल के लिए होता है। अगर उसको कभी रिजाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जैसे मैंने बताया कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को लिख के अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, लेकिन अगर कभी भी पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि वो ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो वो कभी भी इम्पीच कर सकते हैं। इम्पीच करने के लिए प्रोसीजर क्या है वो हम अभी देखते हैं। इसके जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर भी बोला जाता है। इसके लिए ऐसा होता है कि देखो, जिस भी हाउस में आप चार्जेस फ्रेम कर रहे हो, भले जैसे फॉर एग्जांपल आप राज्यसभा में चार्जेस इनके अगेंस्ट फ्रेम हो गए हैं कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और इनको इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो राज्यसभा के ही सबसे पहले 1/4 ऑफ द जो मेंबर्स हैं उनको वो रेजोल्यूशन एक एक्सेप्ट करना होगा। मतलब कि जैसे किसी बंदे ने अगर इनिशिएट कर दिया कि मुझे भाई लग रहा है कि इन्होंने वायलेशन किया है, इनको कुर्सी से उतारना होगा, तो उस मते को 1/4 जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/4 जो मेंबर्स हैं उसको पास करना होगा। अगर वो पास हो जाता है उसके बाद 14 डेज एडवांस नोटिस देना होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट को,
रिटर्न में नोटिस देना होगा जब 1/4 मेंबर्स ने वो पास कर दिया। उसके बाद में ये भी जब हो जाता है, रेजोल्यूशन हो जाता है कि ठीक है 1/4 मेंबर्स ने पास कर दिया, उसके बाद उस रेजोल्यूशन को अब मेजोरिटी से पास करना होगा। मेजोरिटी क्या चाहिए इसके लिए? मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जिसमें भी चार्जेस इनिशिएट हो रहे हैं। देखो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, जो हम जैसे आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ के आए थे, वो चीज नहीं है। इसमें टोटल मेंबरशिप चाहिए। इसीलिए भाई इसको इम्पीच करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी मेजोरिटी लेके आना मुश्किल हो जाती है। एक ही समय में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप काफी बड़ा नंबर हो जाता है ना, वो कैसे करेंगे, वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे। उसके बाद में जब ये पास हो जाता है, एक हाउस उसको पास कर देता है, फिर ये नेक्स्ट हाउस में जाता है, फिर जब दूसरे हाउस में अपीयर होता है, उसके बाद दोनों जब हाउसेज इसको पास कर देते हैं, उसके बाद में उनको इम्पीच किया जाता है। अब फिर उसी हाउस में ऐसे हो जाता है कि भी दोनों जगह पास तो हो गया है, फिर इनके इम्पीचमेंट के ऑर्डर आ जाते हैं। लेकिन इसके इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जैसे जब इनका इलेक्टोरल कॉलेज था जिसमें इनको इलेक्ट किया जाना था, उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि दोनों सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्टेड भी कर सकते हैं प्लस नॉमिनेटेड भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें जैसे था कि सिर्फ इलेक्टेड ही होंगे, कि नॉमिनेटेड नहीं हो सकते। इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा के ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, इनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी प्लस स्टेट, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसे ये सब ये पढ़ लेना, ये मैंने आपको कहानी डिटेल में बता दी है। इलेक्टेड मेंबर्स उसमें तो सारे आते थे, इस साइड दे भी रखा है सामने, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टेड। लेकिन इसमें सिर्फ आएंगे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, मतलब सारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, और ना ही कोई स्टेट का, ना ही यूनियन टेरिटरी का। अब यहाँ पे दे रखा है कि वैकेंसी जब क्रिएट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे बैठ सकते हैं। और वो कौन कौन से रीजन है? बाय डेथ हो सकता है, जैसे कैसे कैसे रीजन में ये इम्पीचमेंट हो सकता है, या फिर इम्पीचमेंट तो सिर्फ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है, लेकिन वैकेंसी जब क्रिएट होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए, या फिर कभी वाइस प्रेसिडेंट बैठ सकता है, तो वो कौन से रीजन है? जब टर्म उनकी एक्सपायर हो जाती है, या फिर बाय डेथ, बाय रेजिग्नेशन, जब इम्पीचमेंट हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस ये रट्टा मारना है, आपको एक बार पढ़ लेना है, लेकिन ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर ये है कि बाकी अगर पॉलिटी की और चीजों को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मान लो उनकी वैकेंसी प्रेसिडेंट के चलते उनके राज्यकाल जो है 5 साल का, 5 इयर्स का, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो अगर ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम में ना 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाना होगा, मतलब कि दोबारा से एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होगा। वो टाइम पीरियड क्या है? 6 मंथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बार ऐसे आता है 3 मंथ, या फिर आता है कि इसके लिए कोई टाइम मेंशन नहीं है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के जो है ना, उसमें टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट वाले में टाइम मेंशन है। इसमें 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। और जब प्रेसिडेंट मान लो कि बीच में वैकेंसी क्रिएट हो गई, वो बीमार हो गए हैं मान लो, या फिर एक बहुत लंबे दौरे पे बाहर चले गए हैं, ऐसा एक बार हुआ था, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की सभी ड्यूटीज उस टाइम पे परफॉर्म करेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे अपनी जो प्रेसिडेंट वाली जितनी भी इनकी बोलो इनको वो मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं, वही एंजॉय करेंगे। उनको वाइस प्रेसिडेंट वाला कुछ नहीं मिलेगा। जितने टाइम वो प्रेसिडेंट है उनको सब कुछ प्रेसिडेंट वाला ही मिलेगा। आगे है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। जितने भी
एग्जीक्यूटिव हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर्स निकलते हैं वो उन्हीं के नाम पे निकलते हैं, वो उनके उसके हेड होते हैं जितना भी कुछ होता है। भले किसी को चेयरमैन बनाना हो, भले हटाना हो, उसमें हर चीजों में ज्यादातर प्रेसिडेंट का ही रोल रहता है। लेकिन हम एक बार से डिटेल में इसको देख भी लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले ना ये इंपॉर्टेंट है, इनकी ओथ इंपॉर्टेंट है कि इनको ओथ कौन दिलाता है। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। अच्छा है, काफी बढ़िया टेबल बना रखा है यहाँ पे, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनको देता है प्रेसिडेंट, और वो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट के पास ही करते हैं। गवर्नर जो है उनको हाई कोर्ट ओथ दिलाता है और वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है एंड प्रेसिडेंट के पास ही रिजाइन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है, प्रेसिडेंट के पास ही रिजाइन करते हैं। स्पीकर को कोई ओथ नहीं दिलाता और ये डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है स्पीकर वाला कि स्पीकर किसको अपना रेजिग्नेशन सौंपता है। तो यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर आएगा और प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ये किस किस को अपॉइंट करता है। ठीक है, किन किन की किस किस जो ओहदे हैं उनके चेयरमैन को ये अपॉइंट करता है या फिर गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। ये सब एक लंबी लिस्ट देख रखी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को करते हैं, यूनियन मेंबर्स को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को करते हैं। ठीक है, एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी यही करते हैं एंड हाई कोर्ट को भी यही करते हैं। ये ध्यान में रखना है। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, हमें लगेगा कि नहीं इस जगह में गवर्नर करता होगा, लेकिन इसमें ये एक थोड़ा वो है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट को। ये सब लिस्ट है, आप मतलब देख लेना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मिलिट्री पावर्स। जितनी भी मैंने बता दिया मिलिट्री पावर्स हैं, जो डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनका जो सुप्रीम कमांड है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट ही उनको एक तरह से उसके नाम से रेगुलेट किया जाता है। करता वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास सब होता है, कमांड होता है। ठीक है, कितना एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी किधर जा रहा है, वो भी इसके अप्रोचमेंट के पार्लियामेंट जब तक वो सैंक्शन नहीं कर लेता, एक बिल पास करके प्रेसिडेंट से साइन नहीं करवा लेता, अप्रोप्रिएशन बिल जिसको हम बोलते हैं, तब तक वो चीजें यहाँ पे डिफेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए वो निकाली नहीं जा सकती। उसके बाद है डिप्लोमेटिक पावर्स। ये भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही ली जाती हैं। जितनी भी ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज के साथ में, वो इसके नाम पे होती हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, या फिर कोई भी हमने डिप्लोमेट्स अपॉइंट करने हैं किसी भी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, वो भी इसी के नाम पे होता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। इसमें प्रेसिडेंट कभी भी ना लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कभी भी कर सकता है, कभी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को समन कर सकता है या फिर प्रोरोग कर सकता है। मतलब इसका प्रोरोगेशन भी कभी भी कर सकता है, उसको बोल सकता है अब से खत्म है, ठीक है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। या फिर कभी भी ये भी बोल सकता है कि मीटिंग बुलाओ, अभी इमरजेंसी है, अभी से मीटिंग बुलाओ। लेकिन ये सब ना होता ये अपनी सोली अपने उस पे नहीं करता है, कहने को इसकी लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे होती हैं। वो इसको अंडर आर्टिकल 74 ये रिकमेंड करते हैं कि तुम लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। ये तभी डिसॉल्व करता है, ये सोली अपनी पावर से नहीं कर देता है कि चलो मेरा कभी भी सोए हुए उठ के ख्याल आया कि आज मैंने डिसॉल्व कर देना लोकसभा, ऐसा नहीं है। तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, जब कोई ऑर्डिनरी बिल पास होता है, उसके ऊपर राज्यसभा की या फिर लोकसभा की सहमति नहीं बनती, तो उसके लिए एक ज्वाइंट सिटिंग उसको डेडलॉक बोलते हैं। जब वो डेडलॉक हो जाता है तो उस बिल को पास करना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो वेलफेयर के लिए लोगों के, उससे कुछ अच्छा चेंजेस आ सकते हैं। तो तब उन केसेस में ना इसकी जो ज्वाइंट सिटिंग बैठाता है वो भी प्रेसिडेंट ही करवाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट खुद बैठता नहीं है, उस सिटिंग में खुद नहीं बैठता है। इसका जो चेयरमैन होता है ज्वाइंट सिटिंग का, वो कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर इसका चेयरमैन होता है और उसके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर होता है। फिर ऐसे एक लंबी लिस्ट है, वो एब्सेंट होता है, आगे कौन होता है, ऐसे करके। लेकिन आपको ये इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में और जो वैसे तो सारा कुछ ही यही करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये एंग्लो इंडियंस को, ये अभी रिपील हो गया है, ये एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने वाला अभी हट गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की प्रीवियस सैंक्शंस लेना, प्रीवियस उसकी रिकमेंडेशन लेना, या फिर ये बोल सकते हैं कि
उसकी कंसेंट के बिना कौन कौन से बिल हैं जो आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। ये एक अच्छा पॉइंट है, एक उसकी अच्छी पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं में से आता है। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि अगर आपको कोई न्यू स्टेट बनानी है या फिर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज में ऑल्ट्रेशन करनी है या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट की में चेंजेस करनी है उसके बाउंड्री में, अगर उसके रिलेटेड आपको कोई बिल लेके आना है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए प्रीवियस जो रिकमेंडेशंस हैं या फिर ये बोल सकते हैं कंसेंट है, वो लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। सेकंड है आर्टिकल 31A के अंडर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करनी है वो, और ये इंपॉर्टेंट है मनी बिल के लिए भी। अगर आपको कोई मनी बिल पास करना है, जब भी मनी बिल पास होता है हर साल, तो हमारा बजट आता है, मनी बिल पास होता है, तो उस टाइम पे भी बजट ही नहीं अदरवाइज ऑल्सो जब भी मनी बिल पास करते हैं तो उसके लिए भी प्रीवियसली प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना जरूरी है। बिल इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, ये मनी के रिलेटेड ही हो गया। उसके बाद है अगर आपको कोई भी टैक्सेशन को इफेक्ट कर रहा है कोई भी बिल स्टेट्स के या उनके इंटरेस्ट में है तब भी, या फिर किसी स्टेट में कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जो कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्टेट को है इम्पोज, उसके ऊपर इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है, तब भी उस बिल को भी इसकी कंसेंट से करना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना 3-4 चीजें हैं। एक तो है अगर किसी नई स्टेट बनानी है या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री में ऑल्ट्रेशन करना है। दूसरा है मनी बिल, ठीक है। और तीसरा है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया का अगर है वो, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर आगे है कि जब बिल लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, उसके बाद में बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। अब क्या प्रेसिडेंट हमेशा ही अपनी दे देता है कि हाँ हमारी तो मेरी तरफ से असेंट है, ठीक है मैं बिल को पास कर देता हूँ, ऐसा भी नहीं है ना। तो कुछ बार ऐसे होता है कि वो असेंट दे देता है, वो डिक्लेयर कर देता है, साइन कर देता है, बिल पास हो जाता है। लेकिन कुछ बार वो विदहोल्ड भी कर लेता है, मतलब वो कुछ बार अपनी असेंट हर बार नहीं देता है, कुछ बार रख भी लेता है। तो उसके आगे ना वीटोज हैं। वो वीटोज 3 तरीके की हैं। एक है एब्सोल्यूट वीटो, ये यहाँ पे दिया नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो होती है जिसके अंडर वो ऐसा कर सकता है। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा होता है, मेरी हैंडराइटिंग काफी गंदी आ रही है इसमें, पॉकेट वीटो, ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे इसको ना ऐसा तो नहीं दे रखा कि कौन सी एब्सोल्यूट वीटो जो सस्पेंसिव वीटो है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे ही इलेबोरेट कर दिया है। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एब्सोल्यूट वीटो में तो ये होता है, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि वो बिल अपने पास रखता है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, एंड बिल उसके बाद एंड हो जाता है, उसके बाद में एक्ट भी नहीं बनता है। लेकिन ये ना हर केस में वैलिड नहीं है। जैसे जा तो इसके लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहला तो ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल होना चाहिए। अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तभी वो ऐसा कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकता है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने जो बिल लेके आई है ना, उस कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है। जो कैबिनेट बिल लेके आया उस कैबिनेट ने ही रिजाइन कर दिया। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने या पीएम ने उसको सजेस्ट कर दिया कि इस बिल को मतलब हम नहीं लेके आना है, इसको हमने पास नहीं करना है आगे, तो या फिर आप अपनी असेंट मत देना। तो उसमें वो क्या करता है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है। ये जो यहाँ पे दे रखा है ये सस्पेंसिव वीटो दिया हुआ है, ये जो इलेबोरेट किया है। इसमें क्या है, कोई भी जो ऑर्डिनरी बिल है जब पास हो जाता है और अगर प्रेसिडेंट को लगे कि वो सही नहीं है, जिस बेसिस पे वो बिल में अमेंडमेंट किया गया है, तो वो उसको ऐसे कंसीडर कर सकता है कि बिल सही नहीं है, तो इसके लिए मैं कोई आपको रिकमेंडेशन भी नहीं देता है, वो बिल अपने पास रख लेता है एंड बोलता है, रिकमेंडेशन देता है, वेरी सॉरी, रिकमेंडेशन देता है, बिल को वापस भेज देता है पार्लियामेंट में कि आप एक बार देखो। जब बिल वापस चला जाता है और पार्लियामेंट फिर से उस बिल को भेज देती है विदाउट उसमें अमेंडमेंट, जैसे अमेंडमेंट सजेस्ट करके वो वापस उसको भेजता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को, लेकिन बिल दोबारा से पास हो जाता है, भले विद और विदाउट अमेंडमेंट, उसमें करें या ना करें, तब प्रेसिडेंट के लिए ये एक तरह से ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उसके ऊपर उसको अपना जो असेंट है वो देनी पड़ेगी, उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, साइन करने ही पड़ेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान में रखना है कि ये मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होते हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं, सॉरी, सिर्फ मनी बिल में ऐसे है कि ये लागू नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी ये लागू नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हमने यस पढ़ के आए थे हम कि उसमें भी ऑब्लिगेटरी होता है, आपको पहले ही बार में साइन कर देना, असेंट दे देना। लेकिन मनी बिल में आप ऐसा नहीं कर सकते, मनी बिल में आपको पहली बार में ही देना पड़ेगा। मनी बिल प्लस, वो मैंने पहले सही बोला था, मैं एकदम से कंफ्यूज होगी, मनी बिल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों केस में ये लागू नहीं होता है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट है, ये हमने बता दिया कि वीटो 3 तरीके की होती है। उसके बाद नेक्स्ट यही है कि प्रेसिडेंट को कंपलसरी नहीं है, अगर गवर्नर कोई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया हुआ बिल उसके लिए रिजर्व कर लेता है कि प्रेसिडेंट के पास लेके जाना है, कि उसको दिखाना है एक बार बिल, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमने देख ही लिया है लगभग सारा। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमलगेशन ऑफ जो ऑर्डिनेंस है ना, ये अंडर आर्टिकल 123 के अंडर आता है। इसका आर्टिकल भी आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये एक उसकी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर पावर है, ये उसकी डिस्क्रिशन नहीं है, ये डिस्क्रिशन में नहीं आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस पास करने वाला, और ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बस आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसका सेम इफेक्ट या फिर सेम फोर्स होता है जैसे कि एक पार्लियामेंट का को जब बिल आता है उसकी जब अमेंडमेंट से वो करते हैं, तो जैसे एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है उसका जैसे पावर होता है ना, वैसे सेम इसी का इफेक्ट होता है। तो ये मैंने बाकी बता दिया जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे है पार्डनिंग पावर्स। पहला तो यही है कि गवर्नर के पास भी कुछ पार्डनिंग पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 72 ही आती हैं। पहला है पार्डन। इसमें क्या होता है कि उसकी जो कन्विक्शन है या फिर उसकी जो भी उसको सेंटेंस दिया है उसको एब्सोल्यूट तरीके से उस सारी पनिशमेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसको सेट फ्री कर दिया जाए, ठीक है, उसको जितनी भी कन्विक्शन है, जितनी भी उसको सजा हुई थी वो कम्प्लीटली माफ कर दी जाए। मान लो किसी को फांसी की सजा हुई है, लेट्स से, जैसे वो पिटीशन नहीं डालते रहते पार्डन की अगर किसी को हो जाए, अब तो खैर ऐसा न्यूज आते नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने वही उसको कर दिया है कि अब से नहीं होगी फांसी, तो वो बार बार प्रेसिडेंट के पास जाते रहते हैं अपील लेके, मर्सी अपील जिसको हम बोलते हैं। तो क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है, वो कर सकता है, किसी की भी सजा को माफ कर सकता है। 10 साल की सजा हो भले किसी की, भले की फांसी की सजा हो, भले कोई किसी के ऊपर किसी तरीके का फाइन हो, वो उसको भी माफ कर सकता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि उसको ना किसी और तरीके की अनदर फॉर्म ऑफ जो लाइटर कैरेक्टर की पनिशमेंट है वो दे दी जाती है। मतलब अगर पहले उसकी बहुत रिग्रेस कोई पनिशमेंट थी, अब उसका जो कैरेक्टर है, नेचर ऑफ कैरेक्टर है या फिर नेचर है ऐसा बोल सकते हैं उस सजा का, वो बदल दिया जाता है, अब उसको थोड़ा लाइटर पनिशमेंट दे दिया जाता है। और रीमिशन में ऐसा होता है कि उसी में ही उसकी सजा को रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो नेचर ऑफ द पनिशमेंट है, कैरेक्टर है पनिशमेंट का, उसको नहीं चेंज किया जाता। कम्यूटेशन और रिमिशन में ना यही फर्क है। कम्यूटेशन में चेंज कर देते हैं, कोई और मतलब की सजा दे देते हैं उसकी जगह में। रिमिशन में उसी में ही उसको कम कर देते हैं, कम इसमें भी हो रही है, कम उस वाले में, ऊपर वाले में भी हो रही है। और रिस्पाइट में ये होता है कि उसको थोड़ा लेस जो है सेंटेंस है, जो सजा पहले ज्यादा थी उसको थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन उसमें ना कुछ स्पेशल मतलब कि वो होना चाहिए ना, जैसे जा तो वुमेन जो भी वुमेन है जिसको 10 साल की मान लो सजा हो गई है, अब वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी सजा को उसको देखते हुए थोड़ा कम कर दिया जाएगा कि ठीक है, कोई स्पेशल नेचर होना चाहिए, मतलब कि कोई स्पेशल कॉज होना चाहिए। आई मीन टू से रिप्राइव, इसका मतलब होता है कि अभी के लिए ना सजा के ऊपर रोक लग गई है, स्टे लग गया है, अभी के लिए एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो अभी के लिए उस चीज को रोक दिया जाता है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में कंपैरिजन है बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। प्रेसिडेंट के पास तो पार्डनिंग पावर सारी की सारी होती हैं कि वो सभी को पार्डन भी कर सकता है, रिप्राइव भी कर सकता है, रिस्पाइट भी कर सकता है, सारी चीजें होगी। लेकिन गवर्नर के पास ना इस तरीके की कोई पावर नहीं होती। गवर्नर पावर को कम तो कर सकता है, लेकिन ये सारी पावर नहीं होती। जैसे एक तो उसके पास कोर्ट मार्शल की पावर नहीं होती गवर्नर के पास, दूसरा ना गवर्नर पार्डन की जो पावर है
वो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता गवर्नर, इसके पास पार्डन की पावर नहीं होती। आगे है कि गवर्नर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट हैं वो एक्सटेंड होती हैं, जैसे कि इसके पास प्रेसिडेंट के पास यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वही सेम ही हो गया वो। तो नेक्स्ट यही दे रखा है कि गवर्नर हैज नो पावर टू पार्डन, ये मैंने पहले वाले पॉइंट में आपको बता दिया है। आगे है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर में यही है कि इमरजेंसी के रिलेटेड भले आर्टिकल 352 के अंडर हो, ये है प्रेसिडेंट रूल जिसको हम बोलते हैं, सॉरी नेशनल इमरजेंसी हम बोलते हैं। आर्टिकल 356 को हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। आर्टिकल 360 को हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। ये सारी जो पावर्स हैं, दीज पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ओनली। आगे है मिसलिनियस पावर। ये पावर्स जो है ना, ये नॉर्मल है कि जैसे बिल पास कर दिया, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, उसके बाद जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल होता है, उसके बाद गवर्नर को, प्रेसिडेंट को अपना कंसेंट देना जरूरी है। जिस केसेस में वो नहीं देता है उसके बाद में उनको रिकमेंडेशन के लिए भेज देता है। ये सब मतलब नॉर्मल पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेशल पावर्स हैं इसके पास किसी भी शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, ये इसके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैसे आर्टिकल 5th एंड 6th की जो पावर्स हैं वो इसके पास में है। बाकी यहीं तक है आज का सेशन। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया ना, उसे उसकी नेक्स्ट वाली लाइन में दिया हुआ है, स्पेशल पावर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो आज का सेशन काफी लंबा हो गया है, अभी ये यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट से पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है वीडियो देखने के बाद, अपनी नॉलेज में थोड़ा इंप्रूवमेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।